तो बच्चों, आप लोगों को पता ही है कि neetprep.com आपके लिए वो सब लेके आ रहा है जो कि आपको ज़रूरत है नीट की प्रिपरेशन के लिए। तो फॉर एग्जांपल, जो सफदरजंग कॉलेज के अंदर जो पढ़ते हैं, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो टॉपर्स पढ़ रहे हैं, वो लोग, वो बच्चे आपके लिए, वो स्टूडेंट्स आपके लिए रिवीजन शीट्स बना रहे हैं। और जब ये रिवीजन शीट्स आपके सामने जा रही है तो आपको एंड टाइम पे इतना आसान हो जाएगा काम। इनको बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि अभी तक करीबन 10 चैप्टर्स की रिवीजन शीट आपके सामने जा चुकी है। उन 10 चैप्टर को कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या एंड में करना है, ये फैक्ट शीट आपको खुद से बनानी पड़ेगी। वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वो उन लोगों ने बनाई है जो कि टॉपर्स हैं पूरे देश के अंदर, जिनकी 100, 200, 300 के अंदर रैंक्स आई हैं। वो लोगों ने ये सारी शीट्स बनाई हैं। कई लोगों के सवाल थे कि सर, ये रिवीजन शीट के टाइम पे आप बोलते हैं कि 20 घंटे के अंदर रिवीजन करना है, तो ये रिवीजन कैसे होगा? 20 घंटे के अंदर पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हम कैसे कर सकते हैं? तो हम लोगों ने अभी फिजिक्स का एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा ही होगा। एक वीडियो बायोलॉजी का बनाया था कि बायोलॉजी का रिवीजन कैसे करना है, फिजिक्स का रिवीजन कैसे करना है, ये अलग वीडियो था। और अब हम आपके सामने लेके आए कि केमिस्ट्री का रिवीजन कैसे करना है। तो मेरे साथ है वीरेंद्र, और वीरेंद्र के 2019 नीट के अंदर केमिस्ट्री में 165 मार्क्स आए थे, और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे नंबर थे। और 165 कैसे आए थे, किस तरीके से इन्होंने रिवीजन किया था, किस तरीके से पूरी केमिस्ट्री को देखा था, क्योंकि देखो, हर सब्जेक्ट का एक अलग टेस्ट होता है। आप बायोलॉजी को केमिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ सकते, केमिस्ट्री को फिजिक्स की तरह नहीं पढ़ सकते। तो केमिस्ट्री को हम कैसे रिवाइज करेंगे, तो अपन पूछते हैं वीरेंद्र से। वीरेंद्र, आप हमें बताओ कि केमिस्ट्री में क्या करना चाहिए? सर, केमिस्ट्री के रिवीजन में प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम पूरी की पूरी केमिस्ट्री को एक साथ लेके नहीं चल सकते। राइट। जब आप ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो उन तीनों में कंटेंट भी अलग अलग है, और उन तीनों को तैयार करने, इनका मेथड भी अलग होगा तीनों? बिल्कुल सर, इन तीनों को रिवाइज करने का मेथड भी अलग अलग होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख दूं अलग से? यस सर, क्योंकि आप फिजिकल को वैसे रिवाइज नहीं कर सकते जैसे आप इनऑर्गेनिक को कर रहे हो और जैसे आप ऑर्गेनिक को कर रहे हो। और इनऑर्गेनिक, तो फिर फिजिकल को कैसे करेंगे? सर, फिजिकल फिजिक्स जैसी है। अच्छा। हाँ सर, तो जैसे आप फिजिक्स रिवाइज कर रहे हो वैसे आपको फिजिकल रिवाइज करनी है। जैसे कि हमने फिजिक्स की वीडियो में बताया था, आप फिजिकल में भी एक ना फैक्ट शीट बना ले, आप एक फॉर्मूला शीट बनाए जिसमें एक चैप्टर के आपको सारे फॉर्मूलाज आपने एक जगह पे लिख लिए, और साथ ही आपको ये भी लिखना है कि इन फॉर्मूलाज को आप कब कब अप्लाई कर सकते हो और कब कब अप्लाई नहीं कर सकते हो, वो भी फॉर्मूला के जितना ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपकी जो कॉन्सेप्ट शीट बन चुकी है फॉर्मूलाज के साथ, तो ये आप इसको देखिए और इसके साथ आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस चैप्टर में ये फॉर्मूलाज हैं। और इसका जो दूसरा पार्ट है इसको रिवाइज करने का, वो है क्वेश्चंस। तो आप ना, जब जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ रहे हो पहली बार और आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप ध्यान रखिए कि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मार्क करते रहिए। तो जैसे जैसे आप ये करेंगे, आपके पास एक चैप्टर से 40 या 50 क्वेश्चन बन जाएंगे जो कि इस सारे फॉर्मूला जो आपने कंसेप्ट शीट में दिए हुए हैं इनको सबको कवर कर दे। तो ये 40 से 50 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ये आपको सॉल्व नहीं करने, ये पढ़ने हैं। आपको ये देखना है कि ये जो फॉर्मूलाज आपने पढ़े हैं इन्हें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है। अगर आप इतना कर लेंगे तो 20 मिनट मान लीजिए आपको कॉन्सेप्ट शीट पढ़ने में लगे, फॉर्मूलाज याद करने में लगे, और आधे घंटे से 50 मिनट आपको क्वेश्चंस देखने में लगे। तो इतने में आपका पूरा एक चैप्टर रिवाइज हो गया फिजिकल का। ठीक है, अब आते हैं अपन ऑर्गेनिक के ऊपर। ऑर्गेनिक में कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब आप पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक, आपने देखा होगा कि किसी चैप्टर की रिएक्शन किसी और चैप्टर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसी और कंपाउंड का। अच्छा। तो इस चीज को जब आप बहुत ऐसे वास्ट पढ़ते हो तो आप ऐसे रिवाइज नहीं कर सकते। रिवीजन का मतलब ही ये होता है कि वो चीज सिस्टमैटिक होनी चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो पहली बार में, तो आपको एक ऐसी चीज बनानी है जहां पे सब कुछ सिस्टमैटिक वे में प्रिपेयर किया गया है। ये आपको बहुत हेल्प करेगी रिवीजन देने में। फॉर एग्जाम्पल बना लें इसका। यस सर, जैसे कि अगर आप एल्कीन पढ़ रहे हो तो एल्कीन में आपने एक फ्लो चार्ट बनाया जिसमें आपने ये लिख दिया कि एल्कीन की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, आपने जहां जहां से भी सारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थी आपने वो लिख दी। फिर जब बात करते हैं हम एल्कीन के रिएक्शंस की, तो आपने सारी की सारी एल्कीन्स की रिएक्शन लिख दी। ठीक बात है। तो इससे ये सारा का सारा एक सिस्टमैटिक वे में रिवाइज हो जाता है। और क्वेश्चंस के बारे में क्या है ऑर्गेनिक के अंदर? क्वेश्चंस जब आप रिएक्शन बेस्ड, अगर आप अच्छा, एक चीज, अच्छा सॉरी। अच्छा सर, हाँ, आप बताओ क्वेश्चंस के बारे में क्या है?
अगर आप रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो तो उनका फायदा नहीं है। अगर आपको 2 कंपाउंड दिए गए हैं और उसका आप रिजल्टेंट बता रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने का। बट जब आप जीओसी जैसी चीज़ों पे आते हो जहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं तो आपको वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही हैं जो आपके उस कॉन्सेप्ट को फोर्स कर रहे हैं। तो जब जीओसी करें तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, जो 1, 2 या 3 कॉन्सेप्ट को एक साथ टारगेट कर रहे हैं, आप उन्हें मार्क करते जाएं और लास्ट में फिजिकल केमिस्ट्री की ही तरह उन 40 से 50 क्वेश्चंस को देख के जाएं जब आप उस चैप्टर को रिवाइज करें। ठीक बात है। इनऑर्गेनिक क्या फिजिकल और ऑर्गेनिक से अलग है? बिल्कुल सर, क्योंकि इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, अब मैं इस चीज पे स्ट्रेस करूंगा कि आपका केमिस्ट्री को पढ़ने का मोटिव भी कहीं ना कहीं ये है कि जो नीट में आपके क्वेश्चन आए उन्हें आपको अटैक करना है, उन्हें बहुत अच्छे, आपको केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करना है, ये आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। तो इनऑर्गेनिक में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो केमिकल बॉन्डिंग वगैरह से आ रहे हैं, पर अगर आप ब्लॉक केमिस्ट्री पे आओ तो आप देखोगे कि काफी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको साथ ही साथ जैसे जैसे आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो आप ध्यान रखें कि आप एक फैक्ट शीट बनाते जाए जिसमें आपने सारे के सारी रिएक्शंस, उनके एग्जांपल्स और सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपने लिख लिए। तो रेदर देन कि आप जो कि एनसीईआरटी में, अगर आपको एनसीईआरटी से पी ब्लॉक पढ़ोगे आपको कम से कम 8 से 10 घंटे तक लग सकते हैं, वो इतना बड़ा चैप्टर अच्छा। है। हाँ, तो रेदर देन आप वहां से पढ़ो, आप एक ऐसी शीट बना लीजिए। बिल्कुल, अगर आप पी ब्लॉक की शीट बनाओगे बहुत बड़ी शीट बनने वाली है, कम से कम 5-6 पेज की शीट बनेगी, बट वो एनसीईआरटी से जल्दी रिवाइज हो जाएगी क्योंकि वो आपने खुद बनाया है। और जब आप उसे खुद पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने इस टाइम मेरे दिमाग में ये चल रहा था और ये सोच के बनाया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात वीरेंद्र ने बोली है अभी कि खुद से बनाना है कि मुझे इस चैप्टर में से कौन कौन सी चीजें एक्सट्रैक्ट करके निकालनी है। जब आप पहली बार एनसीईआरटी पढ़ें तभी आप ये काम शुरू कर दें कि इसमें से कौन सी चीजें हैं जो कि मेरे को अलग से लिखनी है, चाहे वो 5-6 पेज की हो जाए, लेकिन वो उस एनसीईआरटी के 20-25 पेजेस से के मुकाबले आप जल्दी पढ़ पाएंगे। क्यों? और दूसरा, उसको पढ़ते टाइम आपको याद आ जाएगा क्योंकि आपने उसके ऊपर मेहनत करी है खुद से। ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये फैक्ट शीट तो बना लेते हैं लेकिन बच्चे दोबारा उस फैक्ट शीट की तरफ देखते ही नहीं उठा के। तो इसको फैक्ट शीट को दोबारा से देखने का क्या सिस्टम होना चाहिए? ये फैक्ट शीट को लीजिए, अपनी दीवार पे चिपका दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं बीच में टाइम बचेगा। आपने बायोलॉजी पढ़ ली, रात को 10 बजे, आपको अब नींद नहीं आ रही पर आप बेड में बैठे हुए हैं, तो रेदर देन कि आप ऐसे ही कुछ भी सोच रहे हैं, इससे बढ़िया तो ये है ना कि आप इस फैक्ट शीट को एक बार देख ले। अब आपका लंच का टाइम हो गया है, आपने ब्रेक लिया है 20 मिनट का, इस फैक्ट शीट को देखने में कितना टाइम लगेगा? 5 या 10 मिनट। तो एक बार लंच करने से पहले ये देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही, ये तो है, फाइनल है। आप वो अटेम्प्ट कर पाओगे या नहीं ये बात डिपेंड करती है। तो आप उस फैक्ट शीट में से अगर एक क्वेश्चन आ रहा है, अगर 2 पेज की एक फैक्ट शीट है, मान लीजिए आपने एस ब्लॉक की फैक्ट शीट बनाई, तो वो तो 1 पेज में आ जाएगी ना। अब उसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो क्यों ना देखो आप उसको, आपको तो वो याद होनी चाहिए ना। तो एटलीस्ट आप दिन में अगर 5 मिनट भी दे रहे हो, उस फैक्ट शीट को एक बार भी देख रहे हो, तो बार बार देखने से वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ जो अभी तक वीरेन ने बताया है कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके अंदर फॉर्मूला शीट और कॉन्सेप्ट शीट आपके पास होनी चाहिए कि कौन कौन से फॉर्मूले और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन मार्क्ड होने चाहिए। क्वेश्चन अगर मार्क्ड नहीं है तो आप एंड टाइम पे उन क्वेश्चंस का रिवीजन, और वो भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स होने चाहिए। साथ ही साथ हर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए जिसको कि आप फटाफट से पढ़ सको, ये एंड टाइम के रिवीजन के लिए। दूसरा, जब हम आते हैं ऑर्गेनिक के ऊपर, तो सिस्टमेटिक तरीके से आपकी फ्लो चार्ट बनी हुई होनी चाहिए ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये तो प्रिपरेशन है, ये इसकी रिएक्शंस है, ये इसकी एप्लीकेशन है एंड ऑल। ठीक है, और जीओसी के अंदर जो है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ज्यादा हैं तो इसके भी क्वेश्चन बिल्कुल मार्क्ड होने चाहिए, और हर जो रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म जो है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तीसरे नंबर पे अपन आते हैं और इनऑर्गेनिक के लिए। तो इनऑर्गेनिक जैसा वीरेन ने बताया कि ये तो फैक्चुअल बेस्ड है, तो आपको सारी फैक्ट शीट, आपको हर चैप्टर की फैक्ट शीट बनानी है, और जब पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तभी बना के रखनी है, ऐसा नहीं कि बाद में करेंगे। ठीक है, और उसको दीवार पे चिपका लो। अपनी दीवार के ऊपर जो है सारे रूम की दीवारों के ऊपर आपकी फैक्ट शीट बायोलॉजी की और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होनी चाहिए। और जब भी बीच में टाइम मिलता है दिन में,
कभी भी आपको बीच में लंच के बीच में टाइम मिल रहा है, आपको कभी एक सब्जेक्ट से बोर हो गए तो दूसरा सब्जेक्ट देखना है, तो उस फैक्ट शीट को देख लिया करो। ये सारी की सारी चीजें अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आप 20 घंटे के अंदर पूरी केमिस्ट्री को रिवाइज करने के लायक बन जाएंगे। लेकिन ये काम आज से ही करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। और दूसरी बात कि हम ऐसे और भी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो प्रिपरेशन के अंदर जो भी समस्याएं आ रही है, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं। मतलब मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट तो ये है क्योंकि मैं तो आउटडेटेड हो चुका हूं। वीरेन ने तो 2019 के अंदर पेपर दिया है और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग के अंदर ये पढ़ रहे हैं। टॉप इंडिया के अंदर लगभग 300 के आसपास वीरेंद्र की रैंक आई है। तो अगर आपको भी ये इनसे गाइडेंस चाहिए, उत्कर्ष से गाइडेंस चाहिए, उत्कर्ष की तो 86 रैंक आई थी, उत्कर्ष की 86 रैंक थी, कशिश की भी जो है लगभग 150-200 के आसपास रैंक है। हाँ, तो ये तीनों लोग जो हैं आपके लिए कमिटेड है कि आप लोगों को कैसे बेटर से बेटर गाइडेंस दे सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करिए ताकि कोई भी वीडियो जो कि आपके काम का है वो मिस ना हो, कोई भी न्यूज आपसे मिस ना हो और आप लगातार अपनी प्रिपरेशन के अंदर तेजी से आगे बढ़ते रहें। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।